Welcome to lecture on types of business ownership. Taking number third, that is joint stock company, presented by Ravi Prakash Mathur, senior lecturer, mechanical engineering department, government polytechnic college जोधपुर. लेक्चर 10 प्लान किया हुआ है, सब यूनिट 1.3 चल रही है हमारी जो उसमें, और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हम चर्चा करते हैं. जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो नॉर्मल डेफिनेशन फॉर्मेट या फॉर्मेट जो भी है उसके हिसाब से बात करें तो ये जो स्लाइड में एक बार जो चीज़ है उसको देखते हैं अपन क्या है. कंपनी व्यक्तियों का एक समूह है, इसका अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है. ये लाइन हम उस पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो वर्ड था उसमें जो प्रोप्राइटर सिंगल पर्सन वही कंपनी या जो भी फर्म है उसका स्ट्रक्चर था. इसी प्रकार से पार्टनरशिप में भी यही स्थिति थी कि पार्टनर से अलग फर्म का मतलब कोई अलग अस्तित्व इतना नहीं है इसमें. लेकिन कंपनी के केस में पर्सनस हैं, डिफरेंट पर्सनस है इन्वॉल्व, वो पैसे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कंपनी का खुद का एक अस्तित्व अलग से है जो सदस्यों से अलग है. कई लोग मिलकर कंपनी में पूंजी लगाते हैं, इस कारण उसे संयुक्त पूंजी कंपनी कहते हैं. बहुत ही सिंपल सी बात है ये. अतः ऐसे व्यक्तियों यहाँ जिसे हम सदस्य कह रहे हैं का स्वैच्छिक संगठन होता है जो लाभ कमाने के लिए विभिन्न मान के अंशों के रूप में व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं. स्वेच्छा से जुड़ते हैं लाभ कमाने के लिए और अलग अलग शेयर्स के रूप में वह बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं. इस प्रकार के व्यक्तियों को जब वो अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो शेयर्स जो लगा रहे हैं उसके कारण से उनका एक टेक्निकल नेम शेयर होल्डर अंशधारी के रूप में डेवलप हो चुका है. इसके संचालन के लिए एक मंडल होता है जिसे निदेशक मंडल कहते हैं. देखिए डिफरेंस आ रहा है. जो सोल प्रोप्राइटरशिप में कार्य करने की प्रणाली थी, जो पार्टनरशिप में कार्य करने की प्रणाली थी, उसके कंपैरिजन में यहाँ एक जो है वो संचालन के लिए मंडल जिसमें कि निदेशक मंडल कहते हैं वो इसमें बनाया जाता है और इसका चुनाव भी अंशधारियों द्वारा, शेयर होल्डर्स द्वारा किया जाता है. प्रबंध के लिए आवश्यक सभी अधिकार निदेशक मंडल को मिले होते हैं. जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल सिंगल पर्सन को है, पार्टनरशिप में सभी को मिल के हैं. यहाँ पर मैक्सिमम जो है बात जो आ रही है सामने वही है कि जब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन गया है तो सारे ही आवश्यक जो हम कह सकते हैं अधिकार उस मंडल के पास हैं. इसमें सदस्यों का परिमित दायित्व होते हैं. इस कारण से हम कह सकते हैं कि जब चूँकि शेयर्स बहुत सारे लोग लगा रहे हैं और हम कह सकते हैं संचालन के लिए भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक गठन हो रखा था, तो फिर सदस्य जो आम सदस्य जो होते हैं उनका जो दायित्व है वो परिमित यानी कि लिमिटेड रहता है. यद्यपि यह कोई निकाय नहीं है फिर भी इसमें कानूनी माना जाता है. अब इसके दो जनरली प्रकार हमारे सामने रखे जाते हैं. एक है निजी सीमित कंपनी और एक है सार्वजनिक सीमित कंपनी. तो निजी सीमित कंपनी यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. इस प्रकार की कंपनी को दो या अधिक सदस्यों द्वारा बनाई जा सकती है. निश्चित रूप से कंपनी कह रहे हैं तो मिनिमम इसमें दो हो सकते हैं, अमूमन नहीं होते, ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन मिनिमम दो से स्टार्ट की जा सकती है. और इसमें अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं. ये सभी अंशधारी कहलाते हैं. साधारणतया देखिए लिमिट जो है इसकी पार्टनरशिप से भिन्न आ रही है, अधिकतम वाली निजी कंपनी में भी. साधारणतः ये रिश्तेदारों या मित्रों को द्वारा मिलकर बनाई जाती है. इसमें अंश सिर्फ सदस्यों को ही हस्तांतरित किए जा सकते हैं. ये एक मुख्य बिंदु रहेगा जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी से इसको डिफ्रेंशिएट करने में मदद करेगा. इस प्रकार की कंपनी के प्रविवरण, प्रॉस्पेक्टस तथा अन्य विवरण प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होती है. ये फिर एक बनेगा कारण जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अलग ढंग से सामने आएगा. प्रत्येक सदस्य को स्थिति विवरण यानी कि बैलेंस शीट व ऑडिट रिपोर्ट, अंकेशन रिपोर्ट जिसे कहते हैं, की प्रतिलिपि प्राप्त करने का हक होता है. इस प्रकार की कंपनी में ऐसे व्यक्ति जो परिमित दायित्व के लाभ के साथ साथ जहां तक संभव हो व्यवसाय को निजी रखना चाहते हैं पूंजी लगा सकते हैं. जो दायित्व सीमित चाहते हैं और जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे व्यक्ति जो परिमित दायित्व के लाभ के साथ साथ जहाँ तक संभव हो व्यवसाय को निजी रखना चाहता है पूंजी लगाते हैं. प्राइवेट कंपनी
के नाम के साथ प्राइवेट शब्द का लगाना कानूनी रूप से आवश्यक है, जो कि हम देखेंगे आगे जाके कि पब्लिक लिमिटेड के केस में लिमिटेड शब्द का काम पब्लिक जो लिमिटेड कंपनी नाम है, कंपनी का लिमिटेड वर्ड का उपयोग करना आवश्यक नहीं होगा। अब बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी या सार्वजनिक सीमित कंपनी में। भारतीय कंपनी अधिनियम एक हमारे यहाँ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है 1956। उसकी जो सेक्शन 3(1) व 4 हैं उसके अनुसार सार्वजनिक कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है। दूसरे शब्दों में एक सार्वजनिक कंपनी न तो अंशों के हस्तांतरण पर रोक ला सकती है न सदस्यों की संख्या पर। यही बात हमने वहाँ देखी थी कि 2 मिनिमम चाहिए, 50 मैक्सिमम है, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या पे कोई भी इसमें लिमिट नहीं है। प्लस जो निजी के केस में हम जो शेयर्स हैं वो हमारे केवल जो भी सदस्य केवल उन्हीं के बीच में ट्रांसफ़र कर सकते थे, जबकि इस केस में हम शेयर्स जो हैं अलग अलग जगह ट्रांसफ़र। सार्वजनिक कंपनी अपनी पूंजी अंशों एवं ऋण पत्रों को जनता में बेचकर इकट्ठा कर सकती है। इसकी सदस्यता देश के सभी व्यक्तियों के लिए खुली है। इसमें सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7 है और अधिकतम संख्या के लिए कोई सीमा नहीं है। प्रत्येक सदस्य अंशधारी कहलाता है। इस प्रकार की कंपनी प्रारंभ करने के लिए प्रविवरण व अन्य विवरण प्रकाशित करना होता है। इस प्रकार की कंपनी पर सरकार का अधिक नियंत्रण होता है ताकि अंशधारियों के हितों की रक्षा की जा सके। अंशों का हस्तांतरण भागों में मीन्स पार्टली हो सकता है। आपके पास 50 शेयर्स हैं, आप चाहें तो 5 शेयर किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या 50 पूरे कर सकते हैं। इसके लिए अग्रिम स्वीकृति आदि की आवश्यकता नहीं थी। आपको किसी से भी जो भी आपके शेयर्स हैं कंपनी के किसी भी निदेशक मंडल या किसी से भी आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी का कार्य देखने के लिए निदेशक मंडल का चुनाव सभी सदस्यों द्वारा मिलकर किया जाता है और निदेशक मंडल में सदस्य संख्या 7 तक होती है जनरली। और प्रत्येक अंशधारी को वर्ष में एक बार बैलेंस शीट व अंकेशन रिपोर्ट प्राप्त करने का हक होता है। जिस प्रकार निजी सीमित कंपनी में होता है उसी प्रकार इसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी यह अधिकार होता है। संयुक्त पूंजी कंपनी के पूंजी के स्रोत, किस प्रकार से पूंजी अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठी की जा सकती है उसके बारे में चर्चा करें। हम देखते हैं किसी बिज़नेस को स्टार्ट करना हो, उसकी रनिंग उसको चलाना हो, उसका ऑपरेशन, और उसको आगे मान लो उसका एक्सपांशन करना हो, उसमें अल्ट्रेशन करना हो या कोई चीज़ उसमें रिप्लेस करनी हो, तो उस सब के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। और ये पूंजी निम्न प्रकार के स्रोतों से इकट्ठी की जा सकती है। सबसे पहला इसमें जो कॉमन है वो अंशों के द्वारा, शेयर्स को इश्यू करके उसके द्वारा। इसके अतिरिक्त इशूइंग द डिवेंचर जो केवल ऋण बतौर होता है, जिससे ब्याज देना पड़ता है। बैंकों से ऋण लेकर भी इसके पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पूंजी इकट्ठी की जा सकती है। और सरकारी संस्थाएं भी विभिन्न जो हैं वो ऋण देती हैं, जिसमें औद्योगिक निगम, राज्य वित्त निगम, औद्योगिक विकास बैंक प्रमुख हैं। संयुक्त पूंजी कंपनी के लाभ। अंशधारियों का दायित्व प्रत्यक्ष मूल्य तक ही सीमित रहता है। बहुत सारे सदस्य हैं, उन्होंने पैसा लगाया, स्ट्रक्चर इस प्रकार का है जितना पैसा उसने लगाया उतनी ही उसकी बाद में दायित्व बनता है। सब सारे जो सारी ही पूंजी है उसके अनुसार पूरा दायित्व उसके ऊपर नहीं रहता है। सेकंड हम लाभ को देखें, इससे अधिक लोग धन लगाने को प्रेरित करते हैं। अतः आधुनिक उद्योग चलाने के लिए अधिक पूंजी संग्रहित की जा सकती है। चूँकि हम देख रहे हैं कि धन लगाने के लिए प्रेरित रहते हैं, क्योंकि वह बड़ा उद्योग इस तरीके से चलाया जा सकता है क्योंकि पूंजी काफ़ी अधिक एकत्रित हो सकती है। लोगों का रुझान इसमें पूंजी लगाने में ज़्यादा रहता है क्योंकि रिस्क फैक्टर भी कम रहता है नॉर्मली, और बड़े उद्योगों से लाभ मिलने की पूरी संभावना रहती है। यह कानूनी बंधनों के अंतर्गत आती है, इसलिए जनता का इसमें पूरा विश्वास रहता है। अधिक सदस्य होने से हानि का खतरा बढ़ जाता है। ये साधारण व्यक्ति भी बिना किसी झिझक के पूंजी लगा सकता है। कार्य का विभाजन विभिन्न समुदाय के व्यक्तियों में किया जा सकता है तो कार्य सरल व अच्छा होता है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो डिवीज़न ऑफ वर्क आप अपनी स्किल को देख के उनमें कर सकते हैं लोगों की, और जिससे कार्य का सिंप्लीफिकेशन भी हो जाता है और उसकी क्वालिटी में भी अच्छा होने की संभावना रहती है। उच्च अधिकारियों को अच्छा वेतन देकर उनसे दक्षतापूर्वक कार्य करवाया जा सकता है। इस कारण प्रशासन अच्छा रहता है। किसी भी अंशधारी के अलग हो जाने या मृत्यु हो जाने से व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः अस्तित्व निरंतर बना रहता है। यह हम देख सकते हैं जो कि चीज़ हमें सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में ये बिंदु हमें एक तरह से वो बिज़नेस को बंद करने टाइप की स्थिति की
डेवलप करता था, जो यहाँ पे दिक्कत नहीं है उस तरीके की। कंपनी बड़ी हो जाने के कारण अधिकतर लोगों का रोजगार देती है। संयुक्त पूंजी कंपनी की हानियाँ: वेतनभोगी प्रबंधकों को रुचि कम रखने व दक्षता कम हो जाता है तथा घाटा हो सकता है। इस प्रकार के संगठनों के निदेशक तथा प्रबंध के अन्य सदस्यों के व्यक्तिगत लाभ के अधिक अवसर रहते हैं, क्योंकि वे कंपनी को आर्थिक स्थिति से वाकिफ होते हैं तथा उनके अनुसार अंश खरीद व बेच सकते हैं। इस प्रकार की कंपनी में देश के विभिन्न भागों की व्यक्ति अंशधारी होती हैं, लेकिन शायद ही कभी सामान्य बैठक में भाग ले पाते हैं। अतः अधिकतर अंशधारियों का व्यावसायिक प्रबंध पर बहुत कम नियंत्रण रहता है। इस कारण निदेशक मंडल के सदस्य अपनी मनमानी करने लगते हैं। कंपनी को बनाने के लिए कई तरह के विवरण तैयार करने पड़ते हैं, यह महंगा भी पड़ता है तथा इसमें समय भी काफ़ी व्यर्थ हो जाता है। साझेदारी से अगर संयुक्त पूंजी कंपनी की कुछ बिंदुओं की हम तुलना करना चाहें तो इस प्रकार से रहेगी। हम देखें लीगल एग्जिस्टेंस की अगर हम एक बात करें तो साझेदारी का एक तरह से कानूनी रूप से कोई सेपरेटली कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, जबकि अंशधारियों से पृथक कानूनी उपस्थिति ही संयुक्त पूंजी की कंपनी में एक अलग से होती है। सदस्यों की संख्या की ओर फोकस करें तो हमने पहले भी देखा है कि पार्टनरशिप के केस में अगर गैर बैंकिंग का व्यवसाय है तो अधिकतम 20, और अगर बैंकिंग नेचर का कोई पार्टनरशिप वाली संस्था कोई वर्क कर रही है तो उसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। जबकि हमने भी डिस्कस किया था कि निजी सीमित कंपनी में अधिकतम 50 सदस्य व सार्वजनिक सीमित कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या असीमित, यानी कि उसमें कोई सीमा नहीं होती है। साझेदारों की इच्छा के अनुसार कोई भी व्यापार किया जा सकता है, ये हम साझेदारी के केस में देख चुके हैं। और संयुक्त पूंजी के केस में हमने एक बार जो प्रॉस्पेक्टस जारी कर दिया है, जो उसमें हमने हमारा उद्देश्य जो वर्क के बारे में डिफाइन कर दिया है, तो उसी प्रकार का व्यापार आप में करना आवश्यक हो जाता है तथा उतनी ही पूंजी लगाई जा सकती है। पार्टनरशिप के केस में जो हम अंश हस्तांतरण की बात को देखें तो इसमें यह है कि साझेदारों की आपस में अनुमति के बिना वो जो है अंश का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। जबकि हम देखें कि संयुक्त पूंजी कंपनी में बिना किसी की सहमति के अंश स्थानांतरित किए जा सकते हैं। ये बात है कि निजी के केस में वो जो इंटरनल केवल सदस्य उनको किए जा सकते हैं, जबकि सार्वजनिक के केस में वह किसी भी आम जनता के को जो भले उसका सदस्य न है उसको भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। पार्टनरशिप के केस में दायित्व असीमित होते हैं, जो पार्टनर्स हैं उन्हीं के ऊपर दायित्व रहता है, जबकि संयुक्त पूंजी कंपनी में बहुत सारे लोग शेयर होल्डर्स होते हैं, काम करने के लिए अलग से निदेशक मंडल होता है, तो आम जिसने पूंजी लगाई उसका दायित्व जो है वो सीमित रहता है। साझेदारी केस में जो संपत्ति है वो साझेदारों की होती है, जबकि संयुक्त पूंजी कंपनी में सदस्यों की नहीं होती है कंपनी, वह संपत्ति कंपनी का चूँकि अलग से एक स्ट्रक्चर है, ये कंपनी की अलग से डिफाइन होता है, इसलिए शेयर होल्डर्स की नहीं बल्कि कंपनी नाम से जो भी है स्ट्रक्चर उसकी संपत्ति कहलाती है। प्रत्येक साझेदार प्रबंध कार्य कर सकता है, ये साझेदारी के केस में हम देखते हैं। और जबकि अंशधारियों के द्वारा जो निदेशक मंडल चुना जाता है वही प्रबंध का कार्य करता है, वो संयुक्त पूंजी केस में हमने अभी चर्चा पहले की थी। पार्टनरशिप के केस में अकाउंट्स, बैलेंस शीट, अन्य जो विवरण हैं, रजिस्टर हैं, सूचनाएं हैं आदि तैयार करने की कानूनी रूप से बाध्यता नहीं, आवश्यकता नहीं है, जबकि इन सब कार्यों के लिए सभी कार्य जो है संयुक्त पूंजी कंपनी में करने आवश्यक हैं तथा ऐसा न करने पर कंपनी सरकार की ओर से दंड पा सकती है। साझेदार की मृत्यु या ऐसा जो केस है उस केस में हमने देखा था कि हो जाने पर हिस्सा या उसको अपना हिस्सा विड्रॉ कर ले तो व्यापार प्रभावित हो सकता है तथा कभी कभी पार्टनरशिप के केस में समाप्त भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर पार्टनर्स के द्वारा विड्रॉल या तो उसकी मृत्यु के केस में, जबकि ऐसा इफेक्ट किसी प्रकार से संयुक्त पूंजी कंपनी में नहीं आता है। अंशधारी की मृत्यु हो जाए या वो अपना अंश हटा ले तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सीधे रूप से बंद करने जैसी कोई सिचुएशन नहीं रहती। पार्टनरशिप के केस में सोल प्रोप्राइटरशिप से अधिक पूंजी इकट्ठी की जा सकती है निश्चित रूप से, लेकिन पार्टनर्स की संख्या 10 और 20 जो हमने देखा था लिमिट है, उसको देखते हुए अगर हम संयुक्त पूंजी कंपनी से तुलना करें तो पूंजी इकट्ठी जो की जा सकती है वो ज़्यादा नहीं की जा सकती, जबकि
संयुक्त पूंजी कंपनी में हमने देखा निजी भी है तो कम से कम 50 अधिकतम 50 लोग हो सकते हैं, और अगर वो सार्वजनिक है तो और भी ज़्यादा विस्तृत रूप में उसकी अनलिमिटेड है सदस्य या शेयर होल्डर्स जो भी हो सकते हैं। तो पूंजी एकत्रित करना, बहुत बड़ी पूंजी भी एकत्रित की जा सकती है। ज़्यादा कंट्रोल की बात करें तो साझेदारी केस में जो नियंत्रण है वह साझेदारों में बटा होता है, प्रबंध में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। सभी साझेदारों का उसमें इंटरवेंशन रहता है, तो उस केस में यह प्रबंध में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जहाँ तक हम देखें संयुक्त पूंजी कंपनी में चूँकि निदेशन मंडल का गठन किया जा सकता है, एक्सक्लूड किया जाता है, एक्सक्लूसिवली उनको जिम्मेदारी दी हुई होती है, तो उस कंपनी में प्रबंध अच्छा व दक्ष होता है। तो इस प्रकार हमने ये पूरी चर्चा संयुक्त पूंजी कंपनी की स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स, उसके लाभ, उसके संबंध, उसकी सीमा या हानि, और उसकी मुख्य रूप से हमने पार्टनरशिप के साथ तुलना की है। तो इस प्रकार के आप इस अन्य स्रोतों से भी इसका जो लिटरेचर है उसको देखें, पढ़ें, और कुछ व्यवहारिक आप जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखें। जो भी डाउट्स आपके सामने दिमाग में आए, क्वेरीज आए, वो आप हमें भेजें, जिससे कि हम आपसे आपकी डाउट्स को क्लियर करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इसके हाँ, थैंक यू।